हेलो एवरीवन, अगर आप भी सीटेट 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है। साथ ही साथ अगर आप बीएड के लिए भी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज डिटेल्ड नोट्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम सीटेट के बारे में समझें तो मैंने मई में फॉर्म भरा था। ये चैनल बनाने की वजह भी इसी वजह से है क्योंकि मई में फॉर्म भरने के बाद जब मैंने अपने लिए प्रीवियस वो क्वेश्चन देखे तो वो एनालाइज करने के बाद मैंने अपने लिए एक पूरी स्ट्रैटेजी बना ली थी, लेकिन कंटेंट ही नहीं मिल रहा था। कंटेंट जो भी मिलता था या तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था, और अगर किसी चैनल पर जाओ तो उस पर कंप्लीट कंटेंट अवेलेबल नहीं था सीटेट को लेकर, या फिर पेड ग्रुप्स हैं या फिर हिंदी में बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, तो मुझे इस वजह से दिक्कत आ रही थी। या फिर वो बहुत लेंदी वीडियोज़ हैं, तो अगर जब मुझे रिवीजन करना होगा लास्ट टाइम पर तो वो वीडियोज़ देखकर अपना रिवीजन कर पाना टफ है। अगर आप मेरी तरह कंटेंट को लेकर परेशान हैं या फिर आपको कवर करने में दिक्कत आ रही है तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ हम जो भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स बनाएंगे, वो सब मैं यहाँ पर आप सबके साथ शेयर करूँगी ही करूँगी। दूसरी चीज़, जो भी मैं पढ़ाने वाली हूँ या फिर मैं पढ़ने वाली हूँ, मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ या मैं कुछ नहीं हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं बस एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक बीएड की स्टूडेंट हूँ। मैं फर्स्ट सेम अभी अभी दिया था एग्ज़ाम्स, और उसके बाद में मैं सेकंड सेम में प्रमोट हुई हूँ। दूसरी चीज़, मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा साइंस बैकग्राउंड है और मेरा बायोलॉजी फील्ड रहा है। मेरी जो मास्टर्स हुआ है, एमएससी हुई है, वो बायोलॉजी के सब्जेक्ट से हुई है। और यहाँ पर मैं आपको जो हेल्प करूँगी वो कोशिश होगी कि हम सब मिलकर एक अच्छे बेहतर टीचर बन पाएँ, ताकि आगे जाकर चाहे अगर केवीएस का पेपर देने वाले हैं या फिर कोई भी ईएमआरएस का पेपर है या डेली के पेपर्स हैं, तो वो सब टीचिंग जो एग्ज़ाम्स हों वो सब साथ में मिलकर कवर कर पाएँ। फिलहाल हम सीटेट से शुरू जर्नी स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम सब एक बेहतर टीचर बन सकें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। अब अब सीटेट का जो पेपर है वो 6 सितंबर को है, तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स का टाइम है। तो मैंने इन 3 महीनों को 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया है। पहली फेज़ में हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम 80% सिलेबस को कवर कर लें। उसमें हम जितना भी सीडीपी के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम वन लाइनर्स बना लें, ताकि हमें अब वन लाइनर्स क्यों बना रहे हैं, हम यहाँ पर ही पेपर को कंसाइज्ड वे में क्यों बनाते हुए चल रहे हैं हमारे नोट्स को, ताकि जब हमारा लास्ट टाइम चल रहा होगा ना, थर्ड जब एग्ज़ाम पास में आ चुका होगा, तो रिवीजन करना ईजी हो। हम दोबारा दोबारा रिपीटेडली बहुत बड़े बड़ी बुक्स जैसे नोट्स ना पढ़ रहे हों। दूसरी चीज़, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हम वन लाइनर नोट्स के साथ साथ की पॉइंट्स बनाए हुए होंगे, तो ये की पॉइंट्स वहाँ पर एग्जाम में ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करने में और एलिमिनेशन करने में हेल्प करते हैं। दूसरी चीज़, हमारी पेडोलॉजिकल जो एबिलिटीज़ हैं या टेम्परामेंट है वो इम्प्रूव हो जाएगा शुरुआत से ही। और साथ ही साथ हम यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन करते हुए चलेंगे, एनसीईआरटीज़ को कवर करते हुए चलेंगे। एनसीईआरटी से हमारी फाउंडेशनल नॉलेज क्लियर हो जाएगी। कॉम्प्रीहेंशन क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारी जो लैंग्वेज है वो इम्प्रूव हो सके, साथ ही साथ हमारी स्पीड डेवलप हो सके। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम फेज़ 1 में? क्योंकि देखो, फेज़ 1 में हमें समझना होगा कि पेपर 2 है वो 150 मार्क्स का पेपर है और 150 ही मिनट्स मिले हुए हैं। तो अगर हमें पेपर कंप्लीट टाइम पे करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पेपर को स्पीड में करें। कॉम्प्रीहेंशन देखो रीड करने में ही टाइम ले लेगा, और क्वेश्चंस जो आते हैं वो काफ़ी लेंदी भी आते हैं सीडीपी के क्वेश्चंस, तो वो 1 मिनट क्वेश्चंस करेंगे या फिर 1 मिनट में क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हमारा टाइम तो जा ही रहा है। साथ ही साथ मैथ के क्वेश्चन भी हैं जिनमें से 5 या 6 क्वेश्चन तो ऐसे आते ही हैं जहाँ हैवी कैलकुलेशंस होंगी, तो जिसकी वजह से वहाँ पर भी टाइम कंज्यूम होने ही वाला है। तो अगर हमने सिलेबस टाइम से करा है, की पॉइंट्स टाइम से करे हुए हैं, सही से समझा है पेपर को, पैटर्न हमें क्लियर है, तो हम कर पाएंगे जल्दी से जल्दी पेपर को, और हमारा टाइम जो है उसको सेव कर पाएंगे कॉम्प्रीहेंशन और मैथ्स के लिए। ठीक है। अब फेज़ 2 में हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमने फेज़ 1 में जितना भी सिलेबस कवर करा, जितनी भी कंसेप्चुअल क्लियरिटी करी, जो भी चीज़ें हमने मेहनत करी, वो सब यहाँ पर अप्लाई हो सके। यहाँ पर हमारी 2 फोकस एरियाज रहेंगे, ताकि हम हर टॉपिक के लिए एटलीस्ट हम 50 to 100 क्वेश्चंस तो करें ही करें। इससे हमारी वेरिएशंस जो होंगी, अगर जैसे हमने कोई टॉपिक पढ़ा, अब उस टॉपिक के बारे में तो हमें क्लैरिटी आ गई, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ वेरिएटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ एरियाज थे जो
हमने कवर नहीं करे हैं, तो वो अगर हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उससे वो और क्लैरिटी आ जाएगी, हमारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी, और फिर हमारे नोट्स को एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि कितना और एरिया कवर करना बाकी था। दूसरी चीज़, इस फेज़ में हमारी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें एक करेक्शन नोटबुक ज़रूर बनानी है। इससे ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। करेक्शन नोटबुक बनाने से क्या होगा, हमें समझ में आएगा कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारी क्या सिली मिस्टेक्स हैं, हम कौन से कन्फ्यूजन, मतलब थियोरीज को लेकर अभी भी कन्फ्यूज हैं, हमारी क्लैरिटी प्रॉपर नहीं आई है, हमने पढ़ तो ली हैं लेकिन हमें वो अभी भी ना कन्फ्यूज़ करती हैं बाकी थियोरीज के साथ में, हमें डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, हमें फॉर्मूला अभी अप्लाई करना नहीं आ रहा है, या फिर हमें आइडेंटिफाई नहीं करना आ रहा है कि वहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगे इंटीजर्स में, या हमारी डिविजिबिलिटी आइडेंटिटीज़ क्लियर नहीं है, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर ले रही हैं, वो उस सब पे हम वर्क कर सकते हैं। ये करेक्शन नोटबुक ये रिवीजन की तरह काम करेगी और हमारी इंप्रूवमेंट करने में हेल्प करेगी। ग्रामेटिकल एरर्स किस तरीके के बना रहे हैं, या हमें कौन सी ट्रिक्स यूज़ करनी है जो पेडागोजिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल हो सकते हैं, या फिर हमें कौन से की पॉइंट्स मिल जा रहे हैं हर क्वेश्चन में, पैटर्न क्या रह रहा है, वो कौन कौन सी थियोरीज यूज़ कर रहे हैं, रिपीटेड पैटर्न्स हमें पता लगने लग जाएंगे। तो ये करेक्शन नोटबुक बहुत हेल्प करने वाली है, एक गाइडेंस का काम करेगी हमारे एग्जाम जब पास आ रहा होगा उस टाइम पर, हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस करेक्शन नोटबुक की वजह से। अब फेज़ 3 में क्या करेंगे, फेज़ 3 में अब हमने देखो हमने अपने टॉपिक पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, हमने क्वेश्चंस भी कर लिए, वेरिएशंस भी आ गई हैं, लेकिन अब हमें पेपर को पूरा कंसाइज्ड वे में, मतलब पूरा पेपर एक साथ सॉल्व करना नहीं आता है, तो भी हम वहाँ पेपर में बहुत सारे मार्क्स लूज़ कर सकते हैं। कैसे? अब देखो, अगर हम सीडीपी के क्वेश्चंस कर रहे थे लेकिन वहाँ पर हमने ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया और हमने कॉम्प्रीहेंशन के लिए या मैथ्स के लिए टाइम नहीं बचाया, तो भले ही अगर हमें क्वेश्चंस आते भी होंगे तो भी वो हमारे छूट जाएंगे। तो हमने अगर प्रॉपर प्लानिंग करी हुई है कि ठीक है सीडीपी को इतना टाइम देना है, मैथ्स को इतना टाइम देना है, साइंस को इतना बचाना है, या वो क्वेश्चंस पहले करने हैं जो हमें अच्छे से आते हैं, तो वो सब चीज़ें तभी हो सकती हैं जब हम कंप्लीट मॉक टेस्ट दें, हमें समझ में आए कि हाँ हमें कौन सा एरिया कब कैसे कवर करना है, पूरा एक साथ कैसे चीज़ों को टैकल करना है, तभी हो सकता है। उसी समय ना जब हम मॉक टेस्ट देंगे तो हम ना मैं बताऊंगी कि एक आंसर बुकलेट आती है, वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुकलेट आती है, उसमें ना ऐसे वो बने हुए होते हैं पॉइंट्स, तो वो जब हम सॉल्व करते हैं, अब हमने क्वेश्चन यहाँ पे करा और आंसर जो है, ये मुझे बोलना नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव आंसर्स जो करते हैं हम, उसके लिए वो जो गोले गोले से वाली नोटबुक आती है, मुझे बताना नहीं आ रहा है तो उनके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम जैसे मार्क कर रहे थे तो हमने वो मिस्टेक्स करी हैं, तो उसे कैसे स्ट्रेटेजाइज करेंगे, वो सब चीज़ें भी हमें ना इसी टाइम पे क्लियर हो जाएंगी। मतलब जो एग्ज़ाम के साथ में फेमिलियरिटी होनी चाहिए, उस टाइम पर जो हम गलतियाँ कर सकते थे हम उन्हें यहीं पर ही इम्प्रूव कर लेंगे, यहीं पर ही हम वो टेम्परामेंट डेवलप कर लेंगे जो हमें एग्ज़ाम टाइम पर उस टाइम पर होना चाहिए, या वो प्रेशर डील कैसे करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है। जब हम मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे ना, तो हमारी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें ये ध्यान रखने की है कि हम कहाँ कहाँ गलत कर रहे हैं, हमारी नॉलेज में कहाँ गैप रह गए हैं, कौन सी सिली मिस्टेक्स हम कर रहे हैं, क्वेश्चंस को रीड करते हुए हम हड़बड़ा तो नहीं रहे, कहीं हम ज़्यादा प्रेशर तो नहीं फील कर रहे हैं, या हमारे पेडागोजिकल जो कन्फ्यूजन है वो अभी तक क्लियर हुई है या नहीं हुई है। साथ ही साथ ये चीज़ मैंने गड़बड़ लिख दी है, यहाँ पर 2.5 आवर्स का पेपर है और हमें उसको एटलीस्ट 3 आवर्स तो देना होगा एनालाइज करने में कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ कर रहे थे। बस इस वाले फेज में ना ज़्यादा कुछ नहीं करना है, रिवीजन करना है, क्वेश्चन पेपर करना है, रिवीजन करना है, क्वेश्चन पेपर करना है, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो 20 पेपर तो कर ही लेने हैं मॉक टेस्ट पेपर। और वो कहाँ से कर सकते हैं, बहुत आराम से इजीली टेस्ट सीरीज ले नहीं है तो ले लो पेड वाली, वरना फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ें, टाइम लगाओ और सॉल्व करो फ्री में। इतना बड़ा कुछ है नहीं, सीटेट का तो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, क्योंकि जॉब तो लगने वाली नहीं है इससे, तो अच्छे से करके जल्दी से सॉल्व करो और ज़्यादा पैसे खर्च मत करो इन सब चीज़ों पे। दूसरी चीज़, आपके लिए क्या रिसोर्सेज होने चाहिए जिससे आप ये पूरी पढ़ाई करोगे, क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास सीडीपी का कंटेंट आपको इस चैनल से नहीं पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हो, पेडागोजिकल की जो एनसीईआरटीज़ हैं उसे सॉल्व कर लो, या साइकोलॉजी की एनसीईआरटीज़ जो हैं उन्हें सॉल्व कर लो, उन्हें पढ़ लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, उसमें जो भी आपको की पॉइंट्स मिल रहे हैं उन्हें चैट जीपीटी कर लो, और साथ ही साथ अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। मैथ्स और साइंस की एनसीईआरटीज़ रीड करो, वहाँ से फॉर्मूलेज लो, क्वेश्चंस को अप्लाई करो, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो अगर तुमसे हो जा रहे हैं तो फिर ये चैनल पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, या किसी भी चैनल पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। लैंग्वेज करो, लैंग्वेज के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थियोरी से भी ज़्यादा। लैंग्वेज जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा इंप्रूव होगी, कॉम्प्रीहेंशन जितना करोगे स्पीड उतनी इंप्रूव हो जाएगी, तो क्वेश्चन पेपर में टाइम बचेगा और वहाँ पर और ईजिली आप देख पाओगे। ग्रामर वाला पोर्शन इतना बड़ा है नहीं, 6 या 7 क्वेश्चन आते हैं ग्रामर के, जिसमें भी जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं, यूजुअली टेंस और क्लॉज के, और थोड़े बहुत एंटोनिम्स सिनोनिम्स आते हैं, ठीक है।
अब हम समझते हैं सेक्शनल वाइज कि भाई कौन से पेपर के लिए या कौन से टॉपिक के लिए कैसे पढ़ना है। सीडीपी के लिए मैंने देखा जब मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करे कि ये क्वेश्चंस ये तो हर बार ही पूछा जा रहा है, इससे रिलेटेड हर बार क्वेश्चंस हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि सीडीपी सीटेट जो है ना, हर टॉपिक जो भी आपको बता दिया है सिलेबस का, वो हर एक टॉपिक को कवर करता है। लेकिन जैसे डेवलपमेंट से सीडीपी में 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं, और सोशलाइजेशन से एक ही क्वेश्चन आता है, जेंडर से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि क्वेश्चन का वेटेज किसके पास कितना है, कौन से टॉपिक के पास, और उसका एरिया कौन सा कवर कर रहा है, कौन से पैटर्न पे फोकस ज़्यादा कर रहा है, कौन से एरिया पे ज़्यादा सीटेड फोकस कर रहा है, वो हमें समझने की ज़रूरत है। और वो कब आएगा, जब हम क्वेश्चन पेपर्स करेंगे और हम साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके चलेंगे। एनईपी के क्वेश्चन अब रिपीटेटिवली बहुत ज़्यादा आ रहे हैं पेपर में। दूसरी चीज़, अब हम पढ़ना कैसे है सीडीपी को, देखो पहले क्वेश्चंस को रीड करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर उसके बाद में 1 लाइनर नोट्स बनाओ, और फिर जो आपने टॉपिक पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट समझ लिया है अच्छे से, उस पर क्वेश्चंस करके देखो। 10 से 30 क्वेश्चन करोगे, कॉन्सेप्ट की और भी अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी, डेप्थ समझ में आ जाएगी कि कौन सा एरिया रह गया या क्या कैसे और करना था। दूसरी चीज़, मैथमेटिक्स के लिए, मैथ के लिए तो यही है कि आप प्रैक्टिस करोगे, 6 से 8 तक की एनसीईआरटी कवर करो। उसमें जो भी एग्जाम्पल्स वाले पोर्शंस हैं या जो इंट्रो स्टार्टिंग के पोर्शंस हैं ना, स्टार्टिंग के पेजेस हैं, उन पे जहाँ पे इंट्रो लिखा हुआ होता है, वहाँ पे बहुत सारी ना फाउंडेशनल नॉलेज दी हुई होती है, वो सीटेट में बहुत पूछी जाती है। दूसरी चीज़, मैंने देखा कि ये ही टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, फ्रैक्शंस, रेशियो, अलजेब्रा की ना आइडेंटिटीज़ जो हैं, बेसिक आइडेंटिटीज़ जो हैं स्क्वायर्स वाली, वही तक ही हो रहा है, क्यूब तक तो जा भी नहीं रहा है कभी। दूसरा, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं, एंगल्स के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो कैसे करने हैं। प्रॉफिट और लॉस के इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, 3 फॉर्मूले ही यूज़ हो रहे हैं हर बार, वही मैं यहाँ पर आपके साथ में शेयर कर दूंगी। दूसरी चीज़, डाटा हैंडलिंग कैसे करनी है, ज़्यादातर जो मीन मोड मीडियन वाले क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं। अच्छा, इसका जो टेम्परामेंट है ना, मतलब सीटेट किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, वो ज़्यादातर ऐसे हैं कि आपकी फाउंडेशनल नॉलेज क्लियर है कि नहीं है। आप कोई क्वेश्चन दिया, उसने बोला कि ये क्वेश्चन देखो कि इसका डिविजिबिलिटी है कि नहीं है। अब मान लो ये इतना बड़ा टॉपिक था, मतलब नंबर था, अब सारे को थोड़ी ना सॉल्व करने बैठोगे 9 से या 7 से, देखोगे ना कि उसकी डिविजिबिलिटी कहाँ पर है। तो वो अगर फाउंडेशनल नॉलेज आपके पास में है तो ही तो कर पाओगे, वरना फिर बैठोगे डिविजिबिलिटी सॉल्व करने, तो उससे भी पता लग जाता है कि आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा, आपका पेपर छूट जाएगा। तो फाउंडेशनल नॉलेज अगर क्लियर होगी तो आप उस पेपर को कैसे डील करना है आप समझ जाओगे, मैथ्स को कैसे डील करना है वो भी समझ जाओगे। तो उसके लिए आपके मिसकॉन्सेप्शंस जो हैं उन्हें क्लियर करना। आप पेडागोजी के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं उसमें मैथ्स में, कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, रेमेडियल क्वेश्चंस, जैसे कहीं पर कोई बच्चा किसी चीज़ को लेकर अटक जाता है, कोई भी टॉपिक उसे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको कौन से मेथड से समझाओगे, कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करोगे, आपका कौन सा रेमेडियल वे होगा ताकि आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। ठीक है, आप एक बेहतर टीचर कैसे बन सकते हो, एक मैथ के टीचर बेहतर कैसे बनोगे। सिमिलर वे में आपका साइंस का होना चाहिए। ये टॉपिक्स आ रहे हैं और 6 to 8 की एनसीईआरटी मेनली आपको पढ़नी है, और जो सीटेट का मेन फोकस होता है वो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज पे, आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी पे, फाउंडेशनल नॉलेज पे, आप एक्टिविटी बेस्ड यानी कि जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड, इंस्ट्रूमेंटल मेथड, ये सब जो अलग अलग मेथड्स हैं उनका यूज़ करके आप बच्चे को पढ़ाएंगे। ऐसे करके कुछ टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं, मेनली रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं आपको वहाँ पर बता दूंगी कौन कौन से की पॉइंट्स हमें कवर करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, क्लासरूम एप्लीकेशन क्या हो, आपका साइंस एक बेहतर टीचर कैसे बन सकते हो साइंस के, वो कैसे करोगे। यहाँ पर आता है लैंग्वेज का पोर्शन। अब लैंग्वेज के पोर्शन में देखो 2 लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश के हिंदी में अगर आपने पेपर 1 कोई भी चूज़ करा होगा तो उसमें एक कॉम्प्रीहेंशन आएगा, पैसेज आएगा और एक पोयम आएगी। ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश में 2, अगर पेपर 2 आपने इंग्लिश चूज़ करा है तो आपके 2 पैसेज आएंगे। तो वो आप चूज़ करो कि आपको हिंदी की पोयम सही से समझ में आती है इंग्लिश की, उसी हिसाब से पेपर 1 और पेपर 2 चूज़ कर लो। दूसरी चीज़, अच्छा ये चीज़ अगर कंफ्यूजिंग लगी हो ना तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना लैंग्वेज वाला कि लैंग्वेज कैसे चूज़ करते हैं, तो मैं हेल्प कर दूंगी। ठीक है, अब लैंग्वेज को कैसे डील करने वाले हैं हम, हमारा मेन फोकस जो रहेगा ना फेज़ 1 में, हम सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन करेंगे, 15 मार्क्स वहाँ पर डेवलप करने की कोशिश करेंगे, स्पीड अच्छे से करेंगे, अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ग्रामर के 5 ही एरियाज़ हैं जिन्हें कवर करना है, वो हम साथ में मिलकर कर लेंगे, और मुश्किल से 5 या 6 या 7 क्वेश्चन पूछता है ग्रामर के। पेडागोजी के क्वेश्चन अच्छे आते हैं इसके, जिसके जो थोड़े बहुत टफ भी हो जाते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों के। तो वो कैसे करना है वो तभी हो सकते हैं जब आप रिपीटेटिवली इनकी प्रैक्टिस करोगे। दूसरी चीज़, आपको हर दिन पेडागोजी के
इसके कॉम्प्रिहेंशन हर दिन करना होगा, पेडागोजिकल क्वेश्चन हर दिन करने होंगे लैंग्वेज के, तभी जाकर आप अपने मार्क्स को बचा सकते हो, स्कोर कर सकते हो अच्छा एग्ज़ाम में। और हाँ, मैं भी स्कोर करना चाहती हूँ कि मैं एटलीस्ट एग्ज़ाम में 120 तो स्कोर करूँ ही करूँ, ये मेरा टारगेट है। अगर आपका भी ऐसा ही कुछ है सीन तो करते हैं चलो साथ में पढ़ाई। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर हम सिलेबस डिस्कस करेंगे सीटेट का, किसका कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है और हमें उसको कैसे पढ़ना है और 1 लाइन नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।